हाय स्टूडेंट्स, किड्स चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल की शेप्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो डिफ़ाइन किया था, अबाउ प्रिंसिपल को डिफ़ाइन किया था और n प्लस रूल के बारे में भी चर्चा की थी, ठीक है बेटा। तो वहाँ पर n प्लस एल का जो रूल आया था तो उसमें क्वांटम नंबर का जिक्र आ रहा था। और नेक्स्ट रूल जो मैं लेकर आ रहा हूँ वो हमारा क्या है भैया, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। और पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है उसमें भी क्वांटम संख्या का जिक्र आता है। हालांकि मैं क्वांटम संख्या का वर्णन यहाँ पर नहीं करने वाला था, लेकिन जब बार बार जिक्र आ रहा है तो चलो एक बार हम क्वांटम संख्या को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको क्वांटम संख्या को समझाऊंगा। तो क्वांटम संख्या को क्लियर करके तब हम किसका लॉ पढ़ेंगे भैया, फिर हम या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हुंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर धीरे से हम लोग इस पर पहुंचेंगे आगे, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पर, ठीक है। चलिए, तो क्वांटम संख्या जो है हमारी, अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं, कक्षक के बारे में आपने पीछे पढ़ लिया है, तो कक्षक के साथ साथ अब क्वांटम संख्या के बारे में भी हम वर्णन कर लेते हैं। क्योंकि जब क्वांटम यांत्रिकी मॉडल आया तब हमारा किसके साथ साथ भैया, कक्षक के साथ साथ क्वांटम संख्याओं की भी क्या हुई भैया, खोज हुई। किसने की? क्वांटम संख्याओं के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट वही थे, श्रोडिंजर, जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल दिया था। तो श्रोडिंजर ने बताया 3 प्रकार की क्वांटम संख्या के बारे में, प्रिंसिपल, ठीक है, एजीमुथल और मैग्नेटिक, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी और चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। तो चौथी नंबर की जो क्वांटम संख्या है वो चक्रण क्वांटम संख्या जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में किसने बताया भैया? तो उलेनबेक और मैं कह सकता हूँ गाउट सिमट, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने चौथी क्वांटम संख्या के बारे में जिक्र किया, ठीक है, जिसे चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो मेरा लेक्चर आज हिंदी में होगा। चलिए भाई, तो हम सबसे पहले क्वांटम संख्या को डिफाइन कर लेते हैं। क्वांटम संख्या, चलिए तो डेफिनेशन क्या बनती है? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, कोमा स्थिति एवं अभिविन्यास की पूर्ण जानकारी देती हैं क्वांटम संख्या कहलाती हैं। चलिए, तो यहाँ से तो हमारी क्वांटम संख्या क्या हो जाती है, डिफाइन हो जाती है। तो बेटे क्वांटम संख्या में सबसे मेन चीज़ क्या है, हमें जानना है क्वांटम संख्या कितने टाइप की होती है। तो क्वांटम संख्या के बारे में मैंने अभी आपको बताया, 4 टाइप की हमारी क्वांटम संख्या होती है। सबसे पहली हमारी आती है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। दूसरी हमारी आ जाती है एजी मूथल
क्वांटम संख्या, या फिर हम कह सकते हैं इसको दिगंसी क्वांटम संख्या भी कह देते हैं। तीसरी हमारी आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक कह सकते हैं इसको। और लास्ट हमारी आती है चक्रण क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। चलिए, तो सबसे पहली बात हम कह लेते हैं बेटे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से जिसको जाना जाता है, इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको अगर मैं कहूँ कि n से प्रदर्शित करते हैं, एजीमुथल को स्मॉल l से, मैग्नेटिक को m से, और चक्रण को s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या है, हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉनों के बेटे मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। मतलब जो मेन सेल होता है उसके बारे में हमें कौन बताता है, मुख्य क्वांटम नंबर बताती है। अर्थात हम बात कर लें, यदि किसी एटम के अंदर हम बात करें तो एटम का सबसे बाहर वाला पार्ट क्या होता है, सेल होता है। और सेल होता है तो उसके अंदर मतलब सेल जो होता है जिसको हम कोष कहते हैं, उसके बारे में जानकारी जो मिलती है हमें किससे मिलती है, मुख्य क्वांटम संख्या से मिलती है। तो हम कह सकते हैं, ये शॉर्ट में बता के चलेंगे हम लोग, ये मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती हैं, ये करती है। चलिए नेक्स्ट तो अभी मैंने क्या बताया, मुख्य क्वांटम संख्या जो है इसको n से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटे ये ध्यान रखना है हमेशा हमें कि n नॉट इजकल टू जीरो, n का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो n बराबर कितना हो सकता है हमारे लिए, 1 2 3 4 5 6 7 डैश इन्फिनिटी तक हम दिखाएंगे, क्योंकि अनंत तक हो सकता है। लेकिन ज्ञात हमारे 7 कोष हैं, तो कोषों के आधार पर मुख्य क्वांटम संख्या भी हमारी 7 हमें माननी पड़ेगी। तो कोष अगर हम बात करें, इनके कोष क्या क्या हो सकते हैं, सेल, जैसे कि हम बात करते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं क्या भैया, इसका जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग क्या आएगा भैया, एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है बेटे, ये कोणीय संवेग होता है किसके लिए भी, हमारा कोष के लिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट हमारी आ जाती है एजीमुथल क्वांटम संख्या। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे शो करते हैं बेटे, एल से शो करते हैं। इनको गोन क्वांटम संख्या भी कह देते हैं, याद रखना, या करके हम दिखा सकते हैं इनको गोन क्वांटम संख्या भी कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। चलिए, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होती हैं ये क्या करती हैं भैया, इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, और सबसेल के ऑर्बिटल को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। तो हम कह सकते हैं ये उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती हैं एवं सेल में, या सब सेल बोलेंगे,
सबसेल में ऑर्बिटल को ऑर्बिटल मतलब कक्षक को निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे, जो एल का मान होता है, या मैं कह सकता हूं एल एजीमुथल क्वांटम संख्या का जो मान होता है, तो वो किस पर डिपेंड करता है बेटे, एन के मान पर डिपेंड करता है। तो मैं कह सकता हूं एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, तो चलिए एल का जो मान होता है, एल बराबर 0 से n-1 तक होते हैं। याद रखेंगे एल के मान जो होंगे 0 से लेके n-1 तक होंगे। चलो देख लेते हैं कैसे होते हैं। यदि मान लो सपोज करो आपका n बराबर 1 आता है, ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, n बराबर 1 के लिए l का मान क्या होगा भैया, हमारा 0 होगा। अगर 0 होगा तो हमारे पास सबसेल क्या आएगा, 1s आएगा। ठीक है बेटा, और अगर वो कहता है n बराबर कितना है, 2, कितना आता है बेटे, n बराबर आता है 2, तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं l बराबर हमारा कितना होगा भैया, 0 से n-1 तक। एक तो 0 हो गया, अब n का मान 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, कोमा 1 आ गया। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास उपकोष क्या हो जाएंगे, ऑर्बिटल उपकोष लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1s आया था, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे लिए उपकोष। अब तो ऑर्बिटल हमारा अब हमारा n का मान 2 है तो 2 ही लेना पड़ेगा, 2s, और 1 के लिए कितना हो जाएगा बेटे, 2p हो जाएगा। और अगर हम n बराबर बात कर लेते हैं 3 की, तो l का मान कितना होगा भैया, 0 से n-1 तक। तो हमारा क्या आ गया भैया, 0, 1 और 2। सिंपल सी बात है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से, तो हमारे पास उपकोष क्या होंगे फिर भैया, हमारे 0 के लिए क्या आएगा, 3s, इसके लिए जाएगा 3p, और इसके लिए जाएगा हमारा 3d। ऐसे ही n बराबर 4 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, किसी भी ऑर्बिटल में कोणीय संवेग mvr बराबर किसके होगा, h/2 l ब्रैकेट में रूट में l+1। ठीक है भाई, चलिए अगर हम बात कर लेते हैं किसकी भैया, सेल में जो अगर बात कर लेते हैं सेल के अंदर जो हमारे सबसेल होते हैं, तो सबसेलों की जो ऊर्जा का बढ़ता क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, सेल में सबसेल की जो एनर्जी है इस प्रकार से क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम चुंबकीय क्वांटम संख्या पर। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या बताती है भैया, चलो जान लेते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या सेल में उपस्थित कक्षकों की संख्या, ये सेल में उपस्थित कक्षकों की संख्या एवं अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, अभिविन्यास आपने पीछे पढ़ा भी है, अभिविन्यास
को प्रदर्शित करती हैं। चलिए, अगर ये कक्षों की संख्या एवं विन्यास को प्रदर्शित करती है तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखेंगे, ये जीवन प्रभाव की भी व्याख्या करती हैं। जीवन प्रभाव का मतलब होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो मैं कह सकता हूँ स्पेक्ट्रमी रेखाओं का जो विपाटन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जीवन प्रभाव या जीवन इफेक्ट कहते हैं। तो उसकी भी व्याख्या करती है कौन, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। चलिए, अब हम कह सकते हैं यहाँ पर एल का मान जो था एम के मान पर निर्भर कर रहा था, तो याद रखेंगे एम का मान भी एल पर डिपेंड करता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एल के किसी मान के लिए, एल के किसी मान के लिए एम के मान 2l+1 होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम कह सकते हैं कि जो m बराबर होगा, m के जो मान होते हैं, कुल मान जो होते हैं m के, वो -l से लेकर शून्य सहित +l तक होते हैं। कैसे होते हैं ये समझेंगे। मान लो हमारे पास क्या जाता है, m बराबर l बराबर क्या आता है हमारे पास, 0 आ जाता है। तो m बराबर भी कितना होगा हमारे पास, सिंपल सी बात है 0 होगा। और यदि l बराबर कितना आता है हमारे पास, 1 आता है, तो m के मान कितने होते हैं बेटे, -l से लेकर शून्य सहित -l का मतलब l का मान 1 है, तो -1 0 और +1 होगा। ठीक है बेटा, तो इसका अभिविन्यास कैसा आएगा, हम नॉर्मल सी बात बता सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3 है, तो -0 + 1 का मतलब होता है px होगा, py होगा और pz होगा। जैसे कि आप लोग ऑर्बिटल में पढ़ के आए हैं, ये इस तरह से x हमने माना है, इसको y माना है, तो ये वाला अगर मान लो y पर है तो py हो गया है, और अगर मान लो x पर है तो px हो गया है। ठीक है बेटा, और अगर z पर है तो हम लोग z मान लेते हैं, ये अगर z पर है तो हमारा z हो जाएगा, ये वाला z एक्सिस। ठीक है, तो इस प्रकार से ओरिएंटेशन का पता हमें यहाँ से चलता है, किसके द्वारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा। चलो, ऐसे ही अगर l बराबर 2 आ जाता है तो हमारे m के मान कितने होंगे, 5 मान होंगे। नॉर्मल सी बात है, हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारा चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है बेटा, चक्रण क्वांटम संख्या जो है हमारी, या स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से हम इसको जानते हैं, ये इसको कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी स्मॉल s से, कैपिटल S नहीं बोलेंगे, इसे S से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या क्या बताती है, ये इलेक्ट्रॉनों के, किसके भैया, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण, मतलब आई मीन स्पिन चक्रण को प्रदर्शित करती है। चलिए, चक्रण को मतलब इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है। अब चक्रण क्या हो सकता है हमारे पास, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है भैया, वो 2 टाइप्स का हो सकता है। या तो होगा भैया कैसा हमारा, क्लॉकवाइज, या फिर होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, अर्थात हम कह सकते हैं होता है, एक तो होता है हमारा क्लॉकवाइज और एक होता है बेटे हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं जो क्लॉकवाइज की बात करता हूँ, क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा में। तो क्लॉकवाइज हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है इस तरह से हो सकता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो चक्रण करता है या स्पिन करता है वो इस प्रकार से कर सकता है। यदि क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो इसके लिए S बराबर कितना होगा हमारा, +1/2, और इसके लिए क्या जाएगा हमारा, S बराबर -1/2। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम ऑर्बिटल में इसको भरते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो किस प्रकार से भरा जाएगा, ध्यान रखना, ये इस प्रकार से होगा और ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात कर लेता हूं चक्रण कोणीय संवेग की, तो हमारा जो चक्रण कोणीय संवेग होगा,
कोणीय संवेग क्या होगा, बराबर होगा हमारा h/2π√s ब्रैकेट में s+1। ये चक्रण कोणीय संवेग का हमारा फॉर्मूला होगा। तो बेटे इस प्रकार से हम लोग क्वांटम संख्या के बारे में क्या चर्चा कर सकते हैं। तो क्वांटम संख्या को लेकर बहुत सारे टर्म्स हमारे बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं, उन पे ही मैं चर्चा करूंगा अभी नेक्स्ट। ठीक है, तो क्वांटम संख्या से यहाँ से आपको एन और एल की नॉलेज होगी, क्योंकि मैंने पहले आपको n+l रूल पढ़ाया था, वो टेक्स्ट बुक के अनुसार पढ़ा दिया था। लेकिन याद रखना कि जब तक आपको n+l की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी तो हम इससे आगे जानेंगे किसके बारे में, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के बारे में। चलिए तो भाई मान लो आपको एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, क्या बेटे, उसने पूछा Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करो। ठीक है, यदि वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहली मेन चीज़ क्या है, मैंने आपको आप पढ़ा दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। और Fe3 पॉजिटिव का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन को खोना। ठीक है बेटा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता है और 3 पॉजिटिव में आप घूम रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, पहले आप Fe परमाणु क्रमांक 26 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p से पहले 4s आता है, लेकिन मैं 3 सेल को एक साथ मिलाने के लिए पहले 3d रखता हूँ और फिर 4s में इलेक्ट्रॉन कितने एंटर करेंगे, 2, और बचे हुए शेष डी में एंटर कर जाएंगे 6। ऐड कर सकते हैं आप, 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। नॉर्मल सी बात है कि अब हमें Fe3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, Fe से क्या करते हैं, 3 पॉजिटिव देखकर 26 में से 3 घटाकर तुरंत क्या करेंगे, कितना भैया, 26 में से 3 जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है हमारा 23 बचेंगे और 23 पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। वो गलत होता है बेटे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालेंगे। तो हम नॉर्मल सी बात है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन खोए हैं, +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन खोना, तो हम 2 तो S से खोएंगे और एक D से खोएंगे, क्योंकि सबसे आउटर सेल जो होता है वो कौन सा होता है बेटे, ये 4s होगा, सॉरी 4s होगा, क्योंकि 3d कहाँ आएगा, अंदर आएगा। ठीक है ना, तो पहले किससे खोगा इलेक्ट्रॉन, हम जब एनर्जी देंगे एटम को तो पहले 4s से जाएगा। तो बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं, कहते हैं कि d में एंटर बाद में करा है तो d से ही इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो कुल मिला के बात ये आती है 1s2 2s2 p6 3s2 3p6। अब 4s से तो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से गए, एक d से गया, तो 3d कितना बचा भैया, 5 बचा। तो नॉर्मल सी बात है 4s तो मेरा नॉर्मल 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो मेरा मतलब क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में बैठ रहा है, मेरा 3d में बैठ रहा है। तो मैं 3d सबसे पहले, अब नॉर्मल सी बात है मैं उठा सकता हूँ यहाँ से 3d 5, तो मैंने 3d 5 यहाँ से उठा लिया है और मुझसे कह रहा है वो 3d मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है चारों क्वांटम संख्या के मान। तो मैं पहले तो आपको नॉर्मल सी बात बता दूं, मेरी मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है n = कितना हो जाएगा, 3 नॉर्मल, ये हमें दिख रहा है। उसके बाद मुझे जानना है l के बारे में। अभी मैं पढ़ के आया हूँ कि जो n का मान होता है, यदि n बराबर कितना है, 0 है, 1 2 3, सॉरी n नहीं l बराबर 0 1 2 3, तो मैंने इसके लिए कोस लिखे थे। 0 के लिए क्या होता है, s होता है, और 1 के लिए क्या होता है, p होता है, और इसके लिए d होता है, और इसके लिए क्या आएगा, हमारा f आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है हमारे पास कौन सा कोस है, d है, और d के लिए क्या मान आ जाएगा हमारा, l बराबर आ गया 2। उसके बाद ओरिएंटेशन का हमें पता चलेगा, तो हमारे पास देखो मुख्य क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ से क्लियर हो गई, एजीमुथल क्वांटम नंबर यहाँ से क्लियर हो गई, क्योंकि हमें पता है एल का मान जो हमारा दिया है उससे हमें क्या पता चल जाते हैं, उपकोष पता चल जाते हैं। तो ये मेरे क्या थे भैया, उपकोष थे।
अब मुझे जानना है अभिविन्यास के बारे में। अगर मेरा डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल का मतलब है मुझे डी ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, और डी ऑर्बिटल में जो मेरा अभिविन्यास होता है, ओरिएंटेशन होता है, डी के लिए टोटल कितने मान होते हैं भैया? 5 मान होते हैं, मतलब एम के 5 मान होते हैं। और वो कहाँ से? -2, -1, 0, +1 और प्लस कितना होता है? 2 होता है। मतलब ये मेरी m की वैल्यू है। नॉर्मल सी बात है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन कौन सा बता रहा है? वो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है। तो मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और एक 5। पांचवा इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ पहुंचा है? जहाँ भरता हुआ मेरा पांचवा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, वहीं से मैं क्या करता हूँ? अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ और +2 आ जाती है। उसके बाद मेरा s आता है। s मेरा चक्रण बताता है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन का मेरा चक्रण कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब s का मान मेरा हाफ क्या का आएगा? प्लस का 1/2 आएगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट तो मेरा यहाँ से हो जाता है क्लियर। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन मेरा निकलता है। सबसे पहली बात तो मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को मैंने इस प्रकार से भरा है, और मैं इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भी तो भर सकता था भाई। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, ये क्यों मैंने इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को क्यों फिल नहीं किया? तो इसी के लिए ये तरीका गलत है। ये कौन बताता है हमें? हुंड लॉ बताता है। कौन बताता है बेटे हमें? हुंड लॉ बताता है। और हुंड लॉ को हम अभी जानेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, चलिए। उसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन ये ना देकर कुछ इस प्रकार से दे दे कि इसी के अंदर कहने लगे 3d7 के, ऐसे भी दे सकता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग कह सकते हैं 3d7 के किसके लिए भैया? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए किसका भैया? चारों क्वांटम संख्याओं के मान, क्वांटम संख्याओं या संख्या के मान। ठीक है बेटा, तो हमें पता है, नॉर्मल सी बात है, n बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। और l बराबर क्या है? d है, और d के लिए हम नॉर्मल से यहाँ से बता सकते हैं कितना आएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? ओरिएंटेशन की, m, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 इलेक्ट्रॉन रहे। चलो अलग बना देते हैं इसके लिए भी। नॉर्मल सी बात ये है, -2, -1, 0, +1, +2। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ से d इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कहाँ पर भरना कंप्लीट हुआ है हमारा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हुआ है? इस पर, जिसका ओरिएंटेशन क्या बता रहा है? -1 बता रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं अब इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो कैसा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि नीचे को आ रहा है। तो इसका मतलब s का मान क्या होगा? -1/2 होगा, मतलब माइनस का हाफ होगा। ये क्लियर हो जाता है यहाँ से। चलिए अब लोग हम क्या जान लेते हैं भाई? अब हम जान लेते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट टर्म्स हमारा आ जाता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अब पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है ये क्या बताता है, हमें ये समझना है आपको। ठीक है भैया, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है? नॉर्मल सी बात है, यहां से क्लियर हो जाएगा कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं, या मैं कह सकूं किसी भी परमाणु में, किसके लिए भैया? किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। नॉर्मल सी बात है। तो हम कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में
दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। कैसे भाई, ये बात समझेंगे। किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते, चलो मान लेते हैं 1s1 और उसके बाद क्या है हमारा 1s2। ठीक है, तो 1s1 के लिए मैंने अभी मान आपको निकालने बताए हैं। तो n बराबर, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या जाएगा 1, और इसके लिए भी n बराबर कितना जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि सेल को जो शो करता है कोस को, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। और l का मान जो s के लिए होता है वो नॉर्मल सी बात है, क्या होगा हमारा 0 आएगा। क्या होगा 0। और ध्यान रखेंगे L के मान पर किसका मान निर्भर करता है भैया, M का मान निर्भर करता है। यदि L 0 है तो नॉर्मल सी बात है M भी क्या होगा, दोनों के लिए 0 होगा। अब 1s ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इसका स्पिन ये होगा और इसका स्पिन क्या होगा, ये होगा। यदि पहले वाला इलेक्ट्रॉन दोनों का अगर माना जाए बराबर बराबर, तो इसके लिए s ऊपर को है तो कितना आएगा, प्लस का 1/2 आएगा। इसका नीचे को है तो s का मान क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। तो मैं कह सकता हूं क्या, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत सिंपल सी बात कहता है कि n का मान समान हो सकता है, l का हो सकता है, m का समान हो सकता है, बट s का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। अर्थात कहने का मतलब ये है, कभी भी स्पिन इस तरह से इम्पॉसिबल, कभी भी स्पिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना, अगर स्पिन हमारा एक ही कक्षक के अंदर अगर क्या क्या करेंगे, अगर एक ही कक्षक में स्पिन हमारा एक टाइप का मतलब इस तरह का हो गया, तो ऐसा होने पर क्या होगा भैया, वो सिंपल सी बात कहता है कि स्पिन दो टाइप से होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि इसके बारे में तुम अब आगे चलकर बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये मैटर क्या होता है वहां तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, जब आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे होगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो नॉर्मल सी बात है, तो हम कह सकते हैं कि s के मान कभी भी समान नहीं हो सकते, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकती। किसके लिए भैया, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो चले, तो यहां से हमारा क्लियर हो जाता है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी भैया, हमारा हुंड लॉ क्या है। हुंड का अधिकतम बहुलता, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, ऐसे बोल देते हैं इसको, या हुंड लॉ भी बोल देंगे सीधा शॉर्ट में। तो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या बताता है हमें, तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक संभव नहीं है तब तक संभव नहीं है जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन में आ जाए। ठीक है बेटा, इसका रीजन भी देंगे, कारण क्या होता है। मान लो ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल है। ठीक है, और p ऑर्बिटल है, और हमारे पास कितना है, p5 है।
तो हम जब इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते हैं तो 1 2 3 4 और एक 5 ऐसे भरते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर मैंने कहा यहाँ पर हमारा P4 है, क्या है बेटे, P4 है, तो इलेक्ट्रॉन्स को भरने का नियम ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। 1 2 3 और एक 4। तो कौन सा सही है बेटे, इनकरेक्ट होगा। ये करेक्ट होगा किसके अनुसार, हुंड लॉ के अनुसार। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मान लो, ये मान लेते हैं हम लोग P के साथ, चलो नेक्स्ट बात हम करते हैं, दूसरा D ऑर्बिटल ले लेते हैं। यदि हमारे पास क्या है, D5 है, ठीक है ना, तो D5 में नॉर्मल सी बात है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है भैया, 5। अब D5 में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 और एक 5, ये आगे। ये तरीका मैंने करेक्ट क्यों बताया, इसकी बात समझिए। मान लो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल हैं, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर किया, दूसरा यहाँ कर गया, तीसरा यहाँ कर गया, चौथा यहाँ कर गया, पांचवा यहाँ आ गया। तो नॉर्मल सी बात है, मैं यहाँ से कह सकता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल होगा। क्या होगा, रिपल, क्योंकि ऑर्बिटल तो क्या है अभी आगे खाली पड़े हैं। अगर आगे वाले ऑर्बिटल रिक्त है मतलब, तो नॉर्मल सी बात हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर नेक्स्ट यहाँ से ऑर्बिटल ये नॉर्मल हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये अगर हमारे रिक्त हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या रिपल नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे तो रिपल करने के कारण ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को उस ऑर्बिटल में ले जाना सही समझेगा जिसमें उसे रिपल कम मिले। तो नॉर्मल सी बात है। तो हुंड लॉ क्यों बताना चाहता है इस बात को, हुंड लॉ इसलिए ही बताना चाहता है क्योंकि हमारे पास ऑर्बिटल अभी क्या है, सारे रिक्त हैं। अगर रिक्त हैं तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन अपने आप ही एंटर करता चला जाएगा। किसके कारण भैया, रिपल के कारण, क्योंकि रिपल उनके बीच में होता रहेगा। तो उसके बाद जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब से पेयरिंग शुरू होगी, ठीक है ना, भले ही फिर बाद में रिपल हो, क्योंकि सबकी कंडीशन सेम है, इलेक्ट्रॉन तो फुल फिल होने ही होने हैं। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं। चलिए, तो इसका जो सही मतलब D5 का जो सही विन्यास होगा ये होगा, ना कि ये होगा, ठीक है बेटे। और P के लिए सही क्या होगा, ये होगा, ना कि ये होगा। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जानेंगे हम किसके बारे में बेटे, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बारे में, ठीक है। संयुक्ता बंध सिद्धांत क्या है।